अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो कि मोस्टली पेपर में आ जाता है, तो आपने बिल्कुल बुक के सीक्वेंस को फॉलो करना है और डायग्राम एंड में बना देंगे तो आपको इंशाल्लाह 4 में से 3 मार्क्स या फिर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं नोट्स में से हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिखी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स में। अब आप लोगों ने अगर मेरी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल्स को भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये वाली ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। ये हमारे पास एनर्जी को बनाती भी है और सप्लाई भी करती है सेल को। ठीक है, ये हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस एनर्जी को बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसीलिए जो है एनर्जी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये एनर्जी की प्रोडक्शन में काम करती है। ठीक है, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इसको नाम दिया हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें यानी इसकी शेप को देखें तो अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये वेजिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स की तरह नजर आएंगी। लेकिन अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का तो यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसको देखेंगे तो इसकी एक कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है। उसके ऑल्दो देयर नंबर, शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी वाइडली। ऑल्दो कहते हैं इसके नंबर जो है और इसके शेप और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करते हैं, चेंज होते हैं बहुत ज़्यादा वाइडली। और इसकी अब देखते हैं कि ये कैसी होता है, इसका स्ट्रक्चर है देखते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, यानी इसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बहुत सारी हमने ऐसी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं जिसके इर्द गिर्द 1 मेम्ब्रेन थी। मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज हम पीछे पढ़ के आए हैं जैसे कि वैक्यूल था, इस तरह सबके इर्द गिर्द 1 मेम्ब्रेन थी। लेकिन अब जो ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे उन सबके तकरीबन सबके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो इसकी हमने पढ़ी है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जब इसकी मॉर्फोलॉजी को देखा है तो हमें पता चला है कि इसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? स्मूथ। ठीक है, एक तो हो गई स्मूथ, आसान हो गया याद करने में कि आउटर वाली जो है स्मूथ है। लेकिन इनर वाली जो है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, यानी एक होती है ना आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी आउटर। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो स्मूथ नहीं होगी। ये तो स्मूथ होगी लेकिन ये स्मूथ नहीं होगी, बल्कि ये अंदर की तरफ को इनफोल्डिंग्स बना रही होगी। ये इनफोल्डिंग्स बना रही है अंदर की तरफ। ठीक है, while inner membrane form enfoldings into the inner chamber called mitochondrial matrix। अब ये जो इनर चैम्बर होगा यानी फ्लूड होगा जिसकी तरफ ये बना रही है इनफोल्डिंग्स, उसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं फ्लूड को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूड होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इनफोल्डिंग्स बना रही होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, यानी फ्लूड वाले साइड वाली जो पोर्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फ्लूड है ना, तो उसकी तरफ जो इनफोल्डिंग्स बन रही होंगी उनको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल। इनफोल्डिंग्स को क्या कहेंगे? क्रिस्टा। ठीक है, इन इनफोल्डिंग्स को क्या नाम देंगे? क्रिस्टा। और ये किसकी तरफ बन रही होंगी? उस साइड की तरफ जहाँ पे फ्लूड होगा। चलो अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमें नज़र आ रही है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली नज़र आ रही है जो ग्रीन कलर से दिखाई हुई है आउटलाइन सी, उसको उन्होंने कहा है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है और ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन ने इनर वाली साइड की तरफ, ये ग्रीन वाले पोर्शन की तरफ जो है इनफोल्डिंग्स बनाई हुई है और इनको इनफोल्डिंग्स को नाम दे दिया है क्रिस्टा का। ठीक है, और इसने ये मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो ग्रीन वाला अंदर फ्लूड है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा इस डायग्राम को अगर गौर से देखें, ये इसी का एक व्यू को ये वो करके जूम करके दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने क्या बनाया हुआ है? इनफोल्ड बनाया हुआ है किसकी तरफ? मैट्रिक्स की तरफ। ये वाला जो है मैट्रिक्स है ना, ग्रीन ग्रीन पोर्शन, ये जो यहाँ पे हमने ग्रीन ग्रीन देखा अंदर वाला, तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन ने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्ड्स बनाए हुए और इनफोल्ड्स को नाम दे दिया हमने क्रिस्टा का। अब यहाँ से अगर ये देखें तो ये हमारे पास बल्ब की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के पास ये बल्ब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी इन्होंने एटीपी की प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, और इसके दरमियान में जो ये जगह है ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा मतलब वाइड नहीं होगी, छोटी सी बारीक सी जगह होगी, उसको कहेंगे आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह है उसको कहेंगे आउटर कंपार्टमेंट, जबकि इनर मेम्ब्रेन और इधर ये जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? इनर कंपार्टमेंट। यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसका दूसरा नाम क्या है? इनर कंपार्टमेंट। ये वैसे तो
इतना ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, क्योंकि एफएससी में तो इतना इसका रोल नहीं है, लेकिन आप जब एमकेट करेंगे, एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, तब यहाँ पे ये चीज़ें आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगी। इसलिए अभी आपको इसको समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है कि ये इसमें कोई बड़ी बात तो है भी नहीं समझने वाली। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और दरमियान में जो जगह है उसको कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन और ये जो इसकी जगह है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इनर कंपार्टमेंट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, वो सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स। बाकी जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं वैसी ही होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, और जो सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको अभी अब तक हमने नहीं डिस्कस किया। इसको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरह वो लिपिड बायलेयर होती है, तो इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो भी बिल्कुल वैसी ही होती है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स। जब हमने डिटेल स्टडी की तो पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स होंगे तो इसका क्या मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना सकता है? इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है राइबोसोम्स होने की वजह से प्रोटीन्स भी बना सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं, और इनके पास डीएनए भी होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए इंडिकेट दैट सम प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन देम, कि इनमें से कुछ थोड़े से प्रोटीन्स भी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इनके पास क्या है? राइबोसोम्स। सिंथेसिस ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि ये खुद से रेप्लिकेट कर लेते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। F1 पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? हमें पता है कि इनर सरफेस जो होती है क्रिस्टा की, जो कि इसमें होती है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हैज़ नोब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज F1 पार्टिकल्स, जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इनर सरफेस थी क्रिस्टा की, ये इनर सरफेस जो है क्रिस्टा की, और जो कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उनके पास क्या है? नोब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनको नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स का, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। अब हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है, यानी जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये वाला, और जिसको यहाँ पे हमने जूम करके देखा है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी कंपोजिशन को देखेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनके पास होते हैं कोएंजाइम्स, इनके पास लार्ज नंबर होते हैं एंजाइम्स का, कोएंजाइम्स का। ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का रोल का तो आपको पता होगा, आपने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे अच्छे से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कौन से प्रोसेसेस होते हैं? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक वाले प्रोसेसेस, यानी जिसमें चीज़ें बनती भी हैं और टूटती भी हैं, तो उन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जैसा कि क्रैब साइकिल, ठीक है, तो इस तरह ये एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। क्रैब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये हम लोग जो है डिटेल से क्रैब साइकिल को आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट फ्यूचर आने वाले चैप्टर्स में, इन सबको पढ़ोगे, इनके मैकेनिज्म को। अभी याद रखें कि ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जैसे कि क्रैब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से, जो एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करते हो ऑर्गेनिक फूड से, जब भी कोई फूड आप खाते हो उसमें से जो एनर्जी आप लेते हो, इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से वो क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है एटीपी में। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, टी है तो ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी देन प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड, और फिर एटीपी हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है जितनी ज़रूरत होती है। इसको अभी हम देखते हैं कि किस तरह ये होता है। ये फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसकी ऑक्सीडेशन की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। या फिर अगर आप एडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में। ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं? ये पूरा एक साइकिल है जो कि आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, जिसमें आप लोग डार्क रिएक्शंस, क्रैब साइकिल वाले सारे रिएक्शंस पढ़ोगे, तो वहाँ से ग्लाइकोलाइसिस, तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ से एक हम थोड़ा सा ओवरलुक देख लेते हैं, ताकि जब आप आगे पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि जब भी कोई आप फूड खाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल स्टार्च अगर आपने लिया है या फैट्स लिए, मिसाल पे पहले आप समझो फैट्स स्टार्च ले रहे हो, तो ये उसकी डाइजेशन जब होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो जब उसकी साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलाइसिस होगी यानी उसकी ब्रेकडाउन होगी तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट कंपाउंड में, दैट इज़ पायरुविक एसिड। ये एक पूरा स्टेप होता है जो कि आप आगे पढ़ोगे। अगर आपको अभी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप उसको स्किप कर दें, सिर्फ ये याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एडीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर देता है इनको एटीपी में। किस तरह कन्वर्ट करता है वो सारा मैकेनिज्म अभी है कि जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड। इसकी पायरुविक एसिड की जब साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एसिटाइल CoA, 2 कार्बन कंपाउंड। और जब ये क्रैब साइकिल में एंटर होगा, और क्रैब साइकिल का जो मैकेनिज्म होता है वो सारा हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर चैम्बर में, यानी मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है
उसमें ये क्रैब साइकिल का मैकेनिज्म हो रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पे कोएंजाइम NADH और FADH2 जो है, फिर ये कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्ट लेंगे और वहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है और एंड में क्या प्रोड्यूस होगी, ATP। इसी तरह यहाँ से जब अगर कोई फैट्स खाएंगे, फैट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, तो पहले उनकी ब्रेक डाउन की जाएगी और प्रोड्यूस किए जाएंगे फैटी एसिड्स, दैट इज जो कि सिंपल होते हैं। फिर उनके बाद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, यानी फैटी एसिड को तोड़ दिया जाता है एसिटाइल CoA में, ठीक है। तो उसके बाद ये एसिटाइल CoA जब में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। इन दोनों प्रोसेसेस में से हमारे क्या प्रोड्यूस होनी है, ATP। तो सिंपल आप ये याद रख लें कि ये चीज़ें जो है MCAT के लिए ज़रूरी हैं। खैर इसको आप ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल जब अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे तो आपको ये शायद टेबल समझ आ जाए तब। अभी सिर्फ याद रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ADP जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसको कन्वर्ट कर देता है ATP में, फिर प्रोवाइड कर देता है एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी, ये वो वेरी होता रहता है और डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी नंबर और इसका साइज़ जो है वेरी करता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। पावर हाउस ऑफ, अगर किसी सेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसका साइज़ और वहाँ पे नंबर भी चेंज होगा। अगर किसी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर उसमें इसकी कम मिकदार होगी। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड ऑफ द फूड। अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह वो एनर्जी, आप फूड खाते हो तो वहाँ से वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाती है ATP में, एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ATP, और भी इसको कन्वर्ट कर देता है ATP में। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, और फिर ये बाद में यूज़ हो जाएगी वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। द स्पेंट एनर्जी, या फिर वो वाली एनर्जी जो आपने स्पेंड कर ली होती है, यानी ATP जब यूज़ हो जाती है, आप एनर्जी यूज़ करते हो तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ADP में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ADP को भी कन्वर्ट कर देता है दोबारा से ATP में, जो कि अभी हमने ऊपर से देखा था। द स्पेंट एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ADP इज रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनटू ATP। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इसके डायग्राम को आपने ज़रूर बनाना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली को, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है।